सर्टिफिकेट सब आ जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का CDNP ऑनलाइन क्लासेस में। और आइए आज 9th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 2 लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसका टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। और आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। रूमर्स स्प्रेड दैट he would soon order the army to open fire upon the citizen. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. They broke into a number of government building in search of arms. अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश देने वाला है। जो सम्राट था, ऐसी अफवाह फैल गई कि वे सेना को गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लगभग 7,000 लेडीज़ और 7,000 जेंट्स, मतलब टोटल 7,000 जेंट्स और लेडीज़ दोनों टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया कि एक जनता की सेना एक गठन होगी। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। फाइनली अंततः अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched toward the eastern part of the city. सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. हथियारों के पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी केवल संख्या 7 थी, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep souvenir of its destruction. सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद द डे दैट फॉलोड सा मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। मोस्ट ऑफ पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों को विरोध कर रही थी। मच लेटर when historian looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? इस घटना के बाद कई दिनों तक देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुआ। अधिकांश जनता जो पाव रोटी आती है उसकी महंगी कीमतों का विरोध करने लगे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आगे बढ़ते हैं। इन 1974 की बात है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 1774 में लुइस ऑफ द बॉर्बन, जो लुइस XVI, द बॉर्बन फैमिली ऑफ द किंग ascended the throne of France.
He was 20 years old and married to the Austrian Princess Mary Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. बूर्बो राजवंश का लुई XVI फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। ये XVI जो है ये रोमन नंबर लिखा हुआ है, इसको रोमन के अंक पे पढ़ेंगे इसको। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई XVI के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सोना के रखरखाव, दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंट गया था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही जो कर था, जो टैक्स था, वो अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 में से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। अब आप लोग चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर देख रहे हैं। चित्र में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये उनकी वर्ग व्यवस्था को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि कार्य करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का हिस्सा, जिसको हम टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट में तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। इसमें आप कुछ नए शब्दों को फाइंड करेंगे, न्यू वर्ड्स फाइंड करेंगे। वो न्यू वर्ड्स जैसे लिवरे। अब ये लिवरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। अभी तो वहाँ की मुद्रा कुछ और होगी, लेकिन पहले जो मुद्रा थी वहाँ की तो लिवरे थी। और स्टेट, ये वर्ड आपने देखा, मतलब क्लर्जी। स्टेट मीन्स क्या होता है? क्लर्जी। ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, मतलब क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। फिर पादरी वर्ग मतलब टाइज, ए टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। फिर आता है टाइल, यहाँ पर देख रहे हैं आप, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, मतलब ऐसा कर जो राज्य को डायरेक्ट प्रदान किया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? टाइल कहा जाता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक किसान है और ये किंग बैठे हुए हैं। यहाँ पर टैक्स की रकम देने के लिए उनके सामने आए हैं, कहीं अनाज के रूप में उनको प्रदान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पूरी की पूरी फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का कारण थी और कहीं ना कहीं इससे
लोगों के मन में विभाव उत्पन्न होने लगा। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीने का संघर्ष। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। मतलब फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः इसका रिजल्ट क्या निकला? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि होने लगी। अभी आपको शुरू में बताया था कि जो पाव रोटी आती थी, मतलब ब्रेड, आज के वर्तमान समय में हम उसको ब्रेड कहने लगते हैं, जो बाजार में मिलती है, उसकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मतलब कितनी मजदूरी मालिक देंगे ये कामगार नहीं कह सकता था कि मुझे इतना चाहिए, बल्कि मालिक डिसाइड करते थे कि आपको हम कितनी मजदूरी देंगे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब कारण क्या हो रहा था? मजदूरी तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन उसके बराबर महंगाई का भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा था। फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे और ओले का प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में आम थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेचारा गरीब, चित्र में आप दिखाया गया है, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। अब यहाँ पर आपके लिए क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया। अब इस बात को आपको मन में सोचना है। यहाँ पर एक बात कही गई, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। सही बात है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। मतलब ये जो कुलीन व्यक्ति को यहाँ पे संज्ञा दी गई, किसकी दी गई? मकड़ा की संज्ञा दी गई। द नोबल मैन इज द स्पाइडर। मकड़ा का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पाइडर से है। द पीजेंट द फ्लाई, और जो पीजेंट है वो क्या है? एक किसान है, एक मक्खी के रूप में है, यहाँ पर दिखाया गया है। आगे और बताते हैं आपको। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। हाउ ए सब्सटेंस क्रिसिस हैपन्स। यहाँ देखो खराब फसल, मतलब बैड हार्वेस्ट, ठीक है, बैड हार्वेस्ट यहाँ चल रही है। अब यह आखिरी में क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ पर? द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, मतलब अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अब उससे देखो परिणाम देखो, खाली। जब कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे तो परिणाम क्या हो रहा है? खाली, ब्लैंक जा रहा है ना, यहाँ पर नीचे देखेंगे ब्लैंक जा रहा है। अब उसी दौरान क्या हो जाता है? डिसीज एपिडेमिक्स, मतलब महामारी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जीविका के चक्र को परिभाषित किया गया है इस चार्ट के माध्यम से, कि कैसे कोई भुखमरी में आकर फिर महामारी का रूप लेती है और फिर एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति का सबब बनती है। अब यहाँ देखें, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं किन कारणों से लुई एक्सवीआई, अब ये जो एक्सवीआई मैं कह रहा हूँ, लुई एक्सवीआई हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, तो एक्सवीआई का मतलब यहाँ पर 16 से है, 16 से, मतलब लुई 16 ने कर बढ़ा दिया था, जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर लिया गया। क्या आप सोच सकते हैं उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता, इसलिए इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल, एक सभा बुलाना पड़ती थी और अपने प्रस्तावों की मंजूरी लेना पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी, इन 1614 में। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789, मतलब 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के आलीशान भवन को सजाया गया। यहाँ पर दूसरे स्टेट ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हो गए। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्गों को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।
यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप बुक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस बुक में उसका के बारे में जिक्र किया गया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट डेट्स। लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। फिर 1789 में कन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बेस्टाइल स्टॉर्म्ड पीजेंट रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड। मतलब स्टेट्स जनरल का आह्वान तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टील पर हमला, देहात किसानों का विद्रोह। फिर 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है, मतलब फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक, द किंग इज बिहेडेड और सिर का काट कर राजा को मार दिया जाता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। ये एक वही नेपोलियन है जिसकी एक नीति थी, फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, ये हमेशा एक ऐसा राज्य निर्माण करता था कि दो लोगों में, दो राज्यों में आपस में फूट डलवा देता था ये नेपोलियन, और फूट डलाने के बाद अपना मोटो, इसका मोटो रहता था नेपोलियन का, फूट डालो और राज्य करो। मतलब लोगों के बीच में, राज्य के बीच में फूट डलवा देता था और राज्य करता था। फिर 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। इसी वजह से नेपोलियन ने वाटरलू में नेपोलियन की हार हो गई, वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। अब एक्टिविटी देखेंगे, क्रियाकलाप। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मध्य के एक मेज पर खड़े असेंबली बेली के हाथ उठाने की शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ खड़े करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? इसको आप देखें चित्र नंबर 5 पर। ये आपको 5 नंबर पर यहाँ पर चित्र प्रतीत होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे फ्रांसी क्रांति का रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 1791 संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया।